First of all, I would like to welcome ma'am on behalf of Vision IAS on her splendid success. Very brief introduction about me. I am Nidhi Kaushik and I have secured AIR 88 this year. And I studied chemistry honors from Hansraj College. And this was my fifth attempt. In my first two attempts, I could not clear prelims. Then I reached till interview stage. Then in 2020, I secured 286 rank. So I'm currently working in Indian Audit and Account Service. And this was my fifth attempt. I took a break, changed my optional from chemistry to political science, and then I'm here. So thank you for this opportunity to speak here and share my journey. I'm not an expert, and I'm no substitute for your experts, teachers who are here to teach you. I can just tell you about my journey, my experiences, what I learned from this examination, what mistakes I made, how you can learn from them. बेसिकली कि तुम कोई मिस्टेक्स जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करें, उस तरीके से आप इस चीज़ को देखें। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम इस एग्ज़ाम को एक लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपेक्टेशंस होता है कि हम अपने आसपास जब भी ऑफिसर्स को देखते हैं, आईएएस, आईपीएस और व्हाटएवर, कि वो लोग पता नहीं कितने इंटेलिजेंट होंगे, कैसे होंगे, उनको सब आता होगा, उस तरीके से नहीं देखना है इस चीज़ को। हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि मैं भी वहाँ थी और मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी नहीं कर सकती हूँ, कैसे होगा। जब आप देखते हैं कि अच्छा मैं इंटरव्यू में कैसे करूँगा, करूँगी, या जब आप देखते हैं कि मैं मेंस में वो सारे पेपर्स जो हैं वो कैसे करेंगे, अटेम्प्ट भी हो पाएंगे कि नहीं, मुझे उतनी नॉलेज है कि नहीं है, तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। जब आप पूरे उस पर्सपेक्टिव को एक साथ आप जब देखते हैं, आपको देखना है कि स्टेप बाय स्टेप हर एक छोटी चीज़ को, कि आज जो आप पढ़ रहे हैं, वो जो एक टॉपिक आपको सर ने पढ़ाया है, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है ना? तो इसके लिए मतलब 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे को लगती हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना है अपने लिए। चाहे वो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आसपास के लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर लेना खुद को, इस तरीके से अपनी लाइफ को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ना? दूसरी चीज़ कि आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स या जो लोग कई बार नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, आपके आसपास लोगों को बहुत आता होता है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार उसको तो बहुत ही कम आता था, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा नंबर, स्कूल में भी ऐसे ही होता होगा ना? तो यहाँ पे एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन ओवर योर नॉलेज, कि आपको कितना नॉलेज है किसी भी चीज़ का। उसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप पेपर पे उसको प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे वहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट है वो एक्सप्रेशन, आपकी नॉलेज कितनी है, आप उस चीज़ को पेपर पे उतार पा रहे हैं कि नहीं। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लैरिटी ओवर फैक्ट्स। हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, तो उन फैक्ट्स से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट था, जब मैं अपना प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रही थी, तो जो एक चीज़ थी जो अ, मेरे को लग रहा है कि काफ़ी मेरे को उसने हर्ट किया या फिर इम्पैक्ट किया गलत तरीके से, ये था कि एक ही टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए सीसीआरटी भी पढ़ ली है, उसके लिए अपना नितिन सिंघानिया की बुक भी पढ़ ली है, कोई और एक्सवाइजेड मटेरियल मिला है वो भी पढ़ लिया है, तो उसकी कोई नीड नहीं है। आप चीज़ें जितना सिंपल रखेंगे, उन फैक्ट्स की बजाय आप क्लैरिटी अपने जीवन में लेके आएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ थिंग इज ऑप्टिमैलिटी ओवर एक्सट्रीम्स। जैसे अरिस्टोटल बोलते हैं गोल्डन मीन, हमेशा एक वो बैलेंस हर चीज़ में, अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आप सब कुछ कर रहे हैं, उसमें एक वो जो बैलेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी प्रिपरेशन में। और एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझने के लिए कि फेलियर्स आर इनएविटेबल। यहाँ पे आप फेल होंगे, वो करेंगे क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट हो सकता है आप फेल हो जाएं, है ना? क्योंकि 1000
पीपल गेट सेलेक्टेड एवरी ईयर, 10 lakhs पीपल राइट दिस एग्जामिनेशन, और उसमें से डिज़ायर्ड सर्विस कि आपको जाना है IAS IPS के लिए, आप लोग ट्राई करते हैं। जब आप सेंट्रल सर्विसेज दूसरी सर्विसेज में लैंड करते हैं, आप फिर से ट्राई करते हैं। तो फेलियर्स आर इनएविटेबल। आपको लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप कि उस रियलिटी को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है फेल हो सकते हैं, बट उसके बाद गिर के उठना कैसे है वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम गिरेंगे और बार बार गिरेंगे लेकिन उसके बाद खड़े होना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक जो चीज़ मैंने अपने प्रोसेस इस पूरी जर्नी में जो सीखा, ये था कि जब आप प्रोसेस के साथ, इस एग्जामिनेशन के साथ आप अपनी पूरी लाइफ को अटैच कर देते हैं ना, कि आपको लगता है कि यही सब कुछ है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। आपको लगता होगा कि बस बनना है तो IAS बनना है और लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है। तो जब 3 अटेम्प्ट तक, मतलब फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जब मैं पहुंची और मुझे लगा कि ठीक है अब तो हो ही जाएगा, वो जो अटैचमेंट होता है ना पूरा प्रोसेस के साथ, पूरी जर्नी के साथ, कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, मेरा तो होना ही चाहिए, ये किया है वो किया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो डिटैचमेंट इस प्रोसेस के साथ, इसके पूरे हर उस चीज़ के साथ, कि उसको इन्जॉय करना है लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना, उसको अपनी लाइफ नहीं बनाना है बेसिकली। आई नो कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आपकी लाइफ उसी के अराउंड, उसी के इर्द गिर्द आपकी घूमती है, चाहे वो आपका खाना पीना उठना स्लीपिंग साइकिल एवरीथिंग उसी के अराउंड आप रिवॉल्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये आपको समझना कि कैसे खुद को डिटैच करना है, कैसे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन आपको रखना है, एक प्लान बी। व्हाट इफ प्लान ए फेल, कोई बात नहीं, प्लान बी है मेरे पास। जब आप वो प्लान बी पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, XYZ, जितना मर्जी आपको जितना लगे कि इतना नेसेसरी है, तो वो चीज़ है। तो ये सब डिस्क्लेमर्स इसलिए कि मैंने जो सीखा अपनी जर्नी में, क्योंकि मेरे पास कोई वो पॉन्जी स्कीम नहीं है पैसे डबल करने वाली, है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मैं बस वो बताऊंगी कि जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं अपनी जर्नी से, मैंने क्या सीखा है। तो 1 स्टेप एट ए टाइम। तो उसके बाद जो जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं वहाँ तक इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच के जब मैं फेल हुई ना, तो मुझे लगा यार इस बार तो मैं इंटरव्यू तक आ गई हूँ, अब फिर से मैं इंटरव्यू तक जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। वो सोचना इस तरीके से बिल्कुल गलत है। फिर ये रियलाइजेशन थोड़े टाइम बाद मेरे को आया कि ओके इस तरीके से नहीं सोचना है, अभी बस प्रीलिम्स है, 2 महीने मेरे पास है, उसको कैसे पास करना है, क्योंकि तभी मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी मेरे को वो पेपर लिखने को मिलेगा और तभी कभी इंटरव्यू का सोच पाऊंगी मैं। तो 1 स्टेप एट ए टाइम आपको हमेशा अपनी, मतलब इस पूरी जर्नी में आपको करना है। नाउ कमिंग टू माई प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, मतलब उससे पहले अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, या फिर पहले मैं बता सकती हूँ एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, जैसे भी आपको लगे। ठीक है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं प्रीलिम्स और या पूरे प्रिपरेशन में? Basically, four pillars you say, like history, polity, geography, and economics. यस, दोज आर द 4 पिलर्स जहाँ पे आप सबको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए अगर सबने नहीं सुना हो उसके लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले पॉलिटी, इसी ऑर्डर में आप उसको, ये वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है और इसलिए फिर हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा? ठीक है। तो सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो जब भी आप पेपर देखेंगे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस, मोर देन उससे ज़्यादा आपके पेपर में रहते हैं। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तो ठीक है, बेसिक सोर्सेज आप सभी को आइडिया होगा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और आई थिंक एवरीबडी नोज कि क्या क्या सोर्सेज रेफर कर रहे हैं, ठीक है।
तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। कि वंस यू हैव स्टडीड आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, और उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर पॉलिटी, तो उसको ट्रस्ट करना है। वहाँ पे फिर आपको NCERTs या कोई और मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट कि वो इनफ है। कि जब भी आपको बोला जाए ना, कि कोई भी आपको बताता है कि ज़्यादा सोर्सेज नहीं रेफ़र करने हैं, नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे को भी लगा था कि ये सफिशिएंट नहीं है और कुछ कर लेते हैं, ये तो पेपर क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं इससे, है ना। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट, जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। उसके बाद फिर हम बिल्ड करेंगे चीज़ों को कि कैसे कैसे करना है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स इज़ मोर देन इनफ, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या क्या रेफ़र किया था, मैंने मृणाल सर के जो वीडियोस हैं ऑनलाइन और जो उनके नोट्स हैं, और इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने विजन IAS से ही अपना क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स किया था 2017 में। तो वहाँ से मेरा सारा बेसिक्स जो फाउंडेशन बेसिकली है। बट उसके बाद जैसे आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, या कोई टॉपिक क्लास में आपने ध्यान से नहीं सुना, किसी क्लास में आप सो गए थे, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वो वीडियोस, अगर आपको लगे कि जहाँ पे आपने ठीक से नहीं सुन पाए, तो आप उसको देख सकते हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मृणाल की जो इकोनॉमिक्स के वीडियोस थे, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग UPSC आपसे पूछता है, वो आपका बहुत अच्छे से उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड आई एम श्योर सर भी बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे। तो उसके अलावा उसमें जो मृणाल के नोट्स थे, मैं उसमें मतलब अब तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है मृणाल का, तो उसके लिए वो 3 पिलर्स जो थे ना, उनके शुरू वाले 3 पिलर्स हैं, मनी वाला और वो सब, जो शुरू के 3 पिलर्स, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। शुरू के जो 3 पिलर्स हैं, मैं उसी को ही रीड करती थी। बाकी वाला क्योंकि कहीं ना कहीं और से करंट अफेयर से, बाकी वाले टॉपिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से आपके वो कवर हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन इनफ। आपको लगेगा कि नहीं है जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट इट्स मोर देन इनफ, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपको इन 4 सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो सब लोग कर पाएंगे, मतलब आप प्रीलिम्स से बाहर कब होते हैं, आपको पता है कि जब आप वो बेसिक क्वेश्चंस जब आपके गलत होते हैं ना, तब आप प्रीलिम्स से बाहर होते हैं। जैसे मेरे पहले दोनों प्रीलिम्स बिल्कुल मार्जिन से रहे, एक एक नंबर से 0.67 मार्क्स, और वो इसलिए कि जो ये चारों सब्जेक्ट्स थे मेरे, इसमें से क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। मॉडर्न हिस्ट्री से गलत हो गया, पॉलिटी से गलत हो गया, इकोनॉमी से गलत हो गया। तो जब आप बेसिक्स, जहाँ पे सब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, मार्जिन ऑफ एरर, मतलब जो स्कोप ऑफ एरर बहुत कम है आपके पास, वो अच्छे से करना है। क्योंकि ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, साइंस, एनवायरनमेंट, इनमें ना तो आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस है, ना आपके पास कोई डिफाइंड बुक लिस्ट है, ना आपके पास डिफाइंड ऐसे कि करंट अफेयर्स इसी में से आएगा। लेकिन आपके पास पता है कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो बाकी की उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा। तो पॉलिटी को जब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे, तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स वाला मतलब आते हैं न्यूज़पेपर में, कि सपोज एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ गया, तो उसको मार्क कर लो। क्योंकि हाई दिन वो आपको पता है कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन वाला इशू चल ही रहा होता है, बस एक बार लिख लेना है कि ओके ये इशू। ऐसे ही जब प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन, वो आपको क्या होगा कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, आपको जब कंटेक्स्ट पता होगा चीज़ों का, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी और एक बेटर आंसर आप लिख पाएंगे मेंस में, है ना। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए क्या था, NCERTs जो चारों हैं आपकी, वो मोर देन इनफ है। आपका जो भी क्लासरूम नोट्स होंगे वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन उसके ऊपर 2-4 चीज़ें आपको करनी है, लाइक बहुत अच्छे से। जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, करंट अफेयर्स, इससे क्या होगा कि आपके दोनों वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो IR वाले क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, आपने पेपर देखा है प्रीलिम्स का इस बार वाला सभी लोगों ने? ओके। तो जो प्लेसेस इन न्यूज़ वहाँ पे है, वीडियोस रहते हैं यूजुअली यूट्यूब पे, तो इससे आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा NCERTs के अलावा आप GC लियोंग का जो सेकंड वाला पार्ट है, क्लाइमेट वाला पार्ट B, इस पे फोकस आप कर लीजिए।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है मैप्स, आपको सारे अच्छे से करने हैं। कितना डेप्थ में करना है, पहले इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं और फिर उससे अंडरस्टैंड करना है कि कितना आपको डेप्थ में करना है, सारे कंट्रीज़ या इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया, या आपके जो क्लास नोट्स हैं इनफैक्ट वो आप प्रेफर करिए, या जो आपको मटेरियल यहाँ से मिला है वो आप प्रेफर कर लीजिए उसके लिए। साइंस एनवायरनमेंट के लिए भी सिमिलर, उसको बस सब्सटीट्यूट करना है करंट अफेयर्स के साथ। और जो साइंस एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग की जब विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो हमारी रहती है, तो उसमें से आपको मतलब पहले आप पेपर लगा लीजिए, जो आपके बेसिक आपको जो नोट्स हैं वो पढ़ के फिर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हैं। और ये इनफैक्ट आप सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग से जो आपकी प्रेपरेशन होगी वो मतलब काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। उसमें कैसे क्या करना है आपको, बेसिकली आपको लगता है कि जैसे पॉलिटी का कोई फैक्ट है आपको नहीं याद हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं और फिर वापस बुक पे जाते हैं कि ओके ये मुझसे मिस हो गया था, आप उसको वहीं हाईलाइट कर लें। ये मैंने किया था सारे सब्जेक्ट्स में कि जहाँ पर भी मेरे को मतलब लग रहा था कि गलती के चांसेस ज़्यादा हैं या कुछ मिस हो रहा है, तो पहले आप पेपर अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये गलती हो गई वापस जाके उसको बुक में हाईलाइट कर लें कि ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी। इस तरीके से आपको करना है। साइंस एनवायरनमेंट में जो बेसिक नोट्स हैं उसके अलावा उसके ऊपर आप कर सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स हैं, अपना जो विजन 365 रहता है उससे उसके साथ आप उसको मतलब एड ऑन उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। जब आपके पास लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, जब आप प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन अपनी कर रहे होते हैं कि अब जब प्रीलिम्स आने वाले हैं उससे 3 मंथ्स पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन 3 मंथ्स में किस तरीके से आपको करना है कि हाउ आई यूज टू प्लान वॉज कि मेरे को पहले इन 4 पिलर्स को फिनिश करना होता था। तो सबको आप मतलब ऐसे 7 डेज दे सकते हैं इनिशियली, है ना। और इनके 2 पेपर्स होते हैं, मतलब ऐसे टोटल यूजुअली 35 टेस्ट रहते हैं ना विजन के। तो क्या होता है कि बाद वाले टेस्ट तो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, शुरू वाले 1 to 10 जो है आपके हाफ सिलेबस करके सेक्शनल टेस्ट टाइप्स आपके होते हैं। तो इसको पॉलिटी का सिलेबस जैसे है तो वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड होगा, उसको आप 7 डेज में जितना सिलेबस है उसको करके वापस से उसको इमीडिएटली पुराने वाले को रिवाइज कर लीजिए। और रिवर्स इंजीनियरिंग वाला कि जो भी आपकी जहाँ पे भी जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको वापस से उसको हाईलाइट कर लें और उसी समय उसको वहाँ पे एक बार कर लें कंक्रीटाइज कि ये हो गया। सिमिलरली ऐसे ऐसे आप सारे उनको कर सकते हैं ताकि जब आप नेक्स्ट रिवीजन करेंगे और 11 नंबर से आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक लेवल हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे कि फिर से आप जब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे आपने इसमें से मतलब जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनमें यूजुअली बुक से ही रहता है या कोई बाहर से जो भी टॉपिक्स होंगे, जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे अपने प्रीलिम्स के पेपर को जो भी आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं कि इधर आपको नॉलेज की कमी थी कि आपने ठीक से रीड नहीं किया था तो इसलिए, या हो सकता है आपको वो 50-50 आता हो, आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे, या फिर एकदम ही कोई नया टॉपिक है जो अभी तक आपने सुना ही नहीं था। तो जो एकदम नए वाले टॉपिक्स होंगे उनके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। जब आप ये सारे टेस्ट करेंगे, करने का फ़ायदा तब होगा क्योंकि जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से जो मिलेंगी आप उनको कितना रिवाइज कर पा रहे हैं। कि रिवीजन जैसे सब लोग आपको बोलेंगे कि रिवीजन इज़ द की एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस कि रिवीजन इज़ एक्चुअली द की टू क्रैक दिस एग्जाम। कि जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएंगी, उतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी मतलब चीज़ें आपके लिए सिंपल होती जाएंगी, है ना। तो उसके बाद फिर आप ये करके बेसिक लेवल एडवांस लेवल इसी तरीके से आप अपनी नेक्स्ट रिवीजन प्लान कर सकते हैं। फिर आप फुल लेंथ मतलब उसको 3 फेजेस में आप उसको डिवाइड कर लीजिए उन 3 मंथ्स को कि पहले आपको बेसिक, फिर आप एडवांस करेंगे, फिर आप फुल लेंथ जो पेपर है आप उनको प्लान कर सकते हैं। कि अब आप जिस भी तरीके से जिसका जो सब्जेक्ट ऑफ मतलब यहाँ से आपको 2 बार में करके ये पता चल जाएगा और शुरू के 2-3 फुल लेंथ वाले टेस्ट करके कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया है और कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छा कर पा रहे हैं, कि ताकि आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली डिवाइड करें। क्योंकि सब लोग जैसे पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है,
तो टाइम कैसे मैनेज करना है वो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे डिपेंड करेगा। किसी के लिए कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है, कोई पॉलिटी में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हो, कोई इकोनॉमी में डिफ़िकल्टी फेस कर सकता है। तो एटलीस्ट पहले जो ये 4 पिलर्स हैं, जब आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे अटेम्प्ट, उनमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उन चारों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो एरर है वो एकदम आप मिनिमाइज करते जाएंगे हर टेस्ट के साथ, कि वो एकदम बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाए। बाकी के टॉपिक्स में फिर भी आप मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं कि ठीक है ज़्यादा हो रहे हैं, मैं और रीड करके और कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, वो नेवर एंडिंग थिंग है कि आप कितना भी कर लेंगे वो उतना हमेशा इनसफिशिएंट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि जब आप एक्चुअल में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, ये हमेशा डाउट रहता है। तो मेरे लिए व्हाट यूज्ड टू वर्क फॉर मी वाज अटेम्प्ट मोर देन 90+। आपको 40-50 क्वेश्चंस, अब वो एरा भी चला गया कि आपको 40 क्वेश्चंस भी आते होंगे पेपर में फॉर श्योर, जहाँ आपको लगता होगा कि बिल्कुल ही सही है। बट ठीक है, पिछले 2 साल से ऐसा है कि पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं पेपर में, बट फिर भी 40-35 क्वेश्चंस फिर भी रहते हैं कि जहाँ आपको लगता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये ठीक होंगे। बट उसके बियॉन्ड फिर आपको वो चांसेस और वो रिस्क लेने पड़ते हैं। अब रिस्क कितना लेना है वो हर पर्सन पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा रिस्क लेता है, कोई कम लेता है। तो वो आप अकॉर्डिंगली जब आप ये टेस्ट सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका, जैसे जब आप फुल लेंथ टेस्ट कर रहे होंगे कि आपका 80 अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है, किसी को लगेगा कि मेरा 90 करने के बाद जो जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ही बच जाते हैं, हो सकता है कि उन वाले क्वेश्चंस में आपकी ज़्यादा गलत हो रही हो, किसी को जो एक मिडवे है कि वहाँ से मेरा ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर निकल रहा है। तो इसमें जब आप एनालिसिस करेंगे पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, उसमें आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसी समय उसको आप सर्कल कर लें कि ये क्वेश्चन मेरे को फुल्ली पता था, ये वाला क्वेश्चन मेरे को 50-50 पता था, ताकि जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये वाले क्वेश्चंस में ओवरऑल मेरा पॉजिटिव स्कोर आ रहा है। फुली वाला तो आप एक साइड कर देंगे, या फिर लैक ऑफ नॉलेज वाला आप बिल्कुल ही एक साइड कर देंगे। तो जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, आपको एक आइडिया रहेगा कि ओके मैं इतना कर रही हूँ, 50-50 वाले में चांसेस मैं ले रही हूँ, तो मेरा ओवरऑल नेट स्कोर जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से आप वो 3-4 चीज़ों में उसको डिवाइड कर लीजिए। कुछ लोग एक्सेल शीट्स भी बनाते हैं, इसलिए मतलब आपको लगे इतना एफर्ट लगाना है आपको, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पेपर के पीछे ही आप वो कर लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हाँ, ये टेम्प वाला है। एनी स्पेसिफिक डाउट्स अबाउट प्रीलिम्स? हाँ, Many a times there are instances, right, when we go through the journey of preparing the things. Let's go and talking about quality as well. Can you let us know that, I mean, how we should relate that, let's suppose we have completed president or the preamble part, how we should know that कि हाँ यार ये मेरा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सफिशिएंट है, इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट अंडर। not over, it's not under. Sorry, Okay. maybe more words. ठीक maybe- है, बट आई अंडरस्टैंड जो आपने बोला। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस, जैसे अगर मैं सपोज बात करती हूँ, अभी आप लोगों ने पॉलिटी कर लिया है? No, I'm basically working in US, so I Okay. prepare in self-study. ओके, तो कुछ रीड किया है अभी तक आपने? Yeah, I mean, I was just going through the preamble and the in features of Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैं इस टॉपिक से स्टार्ट Right. करती हूँ, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करूँ? So firstly, Indian Constitution is quasi-federal, we can say, right? And it's a written constitution which is lengthiest. lengthiest constitution, right? It's a combination of rigid and flexibility. Rigid and flexible है. तो इस तरीके से जब आप चीज़ें रिकॉल करने लग जाएंगे ना फुल्ली, तब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया है मेरा। जब मैं एंटी डिफेक्शन की बात करूँगी तो मुझे पता होना चाहिए 52nd अमेंडमेंट 1985 कौन से साल में आया, क्या आया, कौन सा आर्टिकल है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए क्या उसके चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी उस पर कमिटीज़ बनी, आपको 2 कमिटीज़ के एटलीस्ट नाम याद हो, Right. फिर ताकि मतलब आपको एक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की कि यार ये सही है या गलत है, उतना तब आप खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया है। तो यूजुअली जैसे सभी लोग आपको बताते हैं कि वो A4 साइज़ शीट वाला जो कंसेप्ट की एक टॉपिक आपने ले लिया, उसके ऊपर
कि इतने में मेरे को ये ख़त्म करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोर्सेज को मल्टीप्लाई करेंगे या अपने इनको कंटेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा मेंस में उसको रिवाइज करना और उसको पेपर पे लिखना। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम कि आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सी कमिटीज़ उस पर बनाई गई हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव किस क्या क्या चेंजेस उसमें होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एंटी डिफेक्शन लॉ एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट भी है। तो आपको वो बिल्कुल जब एक आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि इस तरीके से मेरा टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, तब आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मेरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया है। Okay, and do you know, I mean, can you let us know various other resources for answer writing जहाँ हम check कर सकते हैं कि whether we upload the answers, any sources if you know that you prepared for your time as well. Sorry, I could not understand. I'm asking, can you refer any resources for particular answer writing? आंसर राइटिंग मेंस पार्ट के लिए आप बोल for रहे the हैं, mains ठीक है part. ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए, उससे पहले प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कोई और डाउट्स? हाँ जी बोलिए। मैम सिंस आपने बहुत देर 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, आई हैड अ क्वेश्चन कि आपने करंट अफेयर्स कितने इयर्स का प्रिपेयर किया? सपोज वी आर टारगेटिंग फॉर 24, तो हमें क्या 23 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है, डू वी नीड टू प्रिपेयर देम? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्या आपने ये जो 4 पिलर्स आप बता रहे हैं प्रीलिम्स में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब, आपने क्या इनके कोई नोट्स बनाए थे? लाइक बिकॉज some people find it really difficult, like I find it difficult from reading from Lakshmikant on day to day basis. आपने ये किया था? सबसे पहले करंट अफेयर्स वाला पार्ट मैं आंसर कर देती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए देखो, मैं काफ़ी लंबे टाइम से क्योंकि प्रिपेयर कर रही थी, तो जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट लिख रही थी तो ऑलरेडी मेरा पिछले वाला अटेम्प्ट का मतलब करंट अफेयर्स समहाउ दिमाग में होता था। एंड मैं जैसे शुरू के पहले अटेम्प्ट में मैं मंथली मैगजीन्स पढ़ती थी, बट आई रियलाइज कि उसको रिवाइज करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और अब तो विजन IAS ने मतलब वो जो मेंस स्पेसिफिक आता है और आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक विजन 365 जो आता है, तो आई यूज़ टू रेफर टू दैट ओनली। और एक ही सोर्स फिर मैंने रखा था हमेशा, सेकंड अटेम्प्ट से लेके अपने 5th अटेम्प्ट तक, सिर्फ 365। तो अगर आपको लगता है क्योंकि देखो, एक साल आपकी वो वाली जर्नी होगी जहाँ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक साल जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो ऑलरेडी आप 2 साल के करंट अफेयर्स तो एनी हाउ आप कर रहे होंगे। आपको लग रहा है तो आप प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हैं वो देख सकते हैं, या फिर 365 पुराने वाली को ही रेफ़र कर लीजिए। उसमें आप रियलाइज़ करेंगे कि मोस्टली टॉपिक्स जो है रिपीट होते हैं। अगर आप मतलब एक जो चीज़ समझने की है यहाँ पे करंट अफेयर्स की, जब भी मैं बात करती हूँ, जैसे मैं सिलेबस मेरे सामने है कि हमें अपने सारे करंट अफेयर्स को जो है सिलेबस के साथ इंटरलिंक करना है। मतलब इधर उधर की जितनी भी बातें हैं ना, उसको इग्नोर करके आपको ये समझना होगा कि जो भी आप टॉपिक न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या आपने विजन 365 से रीड कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस से कितना ज़्यादा कहाँ पे वो फिट कर रहे हैं आपकी पिक्चर में, उस चीज़ की लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है। तो दूसरी चीज़ ये जो आप बोल रहे थे कि एक पुराने साल का आप 365 रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट लिखेंगे तो आपको एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी पुरानी चीज़ों की भी, एक बेसिक आपका फंडामेंटल पिलर्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर उस साल के करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ जो मैंने की थी कि मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कुछ टॉपिक्स जहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर पाती थी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरे पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम के सिलेबस को अंडरस्टैंड करके, तो उस पर आप जो है गूगल करके रिसर्च उस पर आप कर सकते हैं। कि मतलब एज एन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही उस पर रिसर्च करने लग जाएं, वैसा नहीं, कि थोड़ा सा एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से बनेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आप सभी को मतलब ये फॉर श्योर रिकमेंड करना चाहूँगी कि जब मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, तो जब मेरा 3rd प्रीलिम्स था, उसमें मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ थी अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग बुक्स, टेस्ट सीरीज़, क्योंकि वो तो मैं 2 अटेम्प्ट से कर भी रही थी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रही थी कि UPSC क्या चाहता है, वो कितनी डेप्थ में आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो यूट्यूब पे विजन IAS का एक 10 ईयर्स का एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, उसको वो शायद श्रुति मैम के वीडियोज़ हैं, एटलीस्ट इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वो किया था। एंड उसके बाद मुझे जो मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मेरे 3-4 पेजेस में एकदम कंसोलिडेट हो गई थी, सिमिलरली मेरी इकोनॉमी बिल्कुल कंसोलिडेट हो गई थी। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मेरे 5 to 7 पेजेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, कि जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि कब, जैसे सारे एक्ट्स हैं
उससे रिगार्डिंग बार बार यूपीएससी सवाल पूछता है, हर साल 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में आपको वो एक्ट्स करने हैं सारे मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। और फिर एक चीज़ की वो कंसोलिडेशन जो है ना आपको मेंस में भी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग के टाइम पे, कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से कब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ हम मूव किए, कि इंडियंस का जो सिर्फ हम पहले सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, फिर कि नहीं अब तो हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी चाहिए, हमारा पार्टिसिपेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से ये जो शिफ्ट था वो आप उस क्वेश्चन की हेल्प से ना इतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जब वापस अपनी स्पेक्ट्रम को रीड करने जाएंगे ना वो इतनी सिंपल हो जाएगी आपके लिए, कि जैसे जो वो लास्ट वाला चैप्टर होता है वेवल प्लान कैबिनेट मिशन और ये सब इतना कंफ्यूजिंग आपको लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और जब क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ जाता है फिर वो हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो जब मैम ने वो बिल्कुल बहुत ही ल्यूसिड मैनर में उसको बताया हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ से हमने कैसे शिफ्ट किया है, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी। बाकी मतलब आप उसको देख सकते हैं एक बार 1-2 बार, मैंने उसको 2-3 बार देखा, समझा, और फिर उन क्वेश्चंस को मतलब मुझे समझ आ गया कि कैसे क्या चीज़ कितनी डेप्थ में मुझे करनी है। कोई चीज़ सुपरफिशियली आपको पता होनी चाहिए, कोई चीज़ आपको इन डेप्थ पता होनी चाहिए। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपको करने हैं। आई थिंक दुनाल वाली भी एक कोई बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और सारे पेपर्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो ही आपका बेंचमार्क है कि कितने लेवल का क्वेश्चन आएगा, कितनी डेप्थ में आपको रीड करना है और किस एक्सटेंट तक आप उसको नोट्स बनाना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द नोट मेकिंग वाला पार्ट, एकदम मैं नोट मेकिंग वाला पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे लिए जो बुक्स थी जैसे पॉलिटी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी वो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि आप बुक से ही उसको रीड करें, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली जो बात है कि जब भी मैं पॉलिटी का मैं आज भी कोई पेपर सॉल्व करूँगी यहाँ पे जो बेसिक लेवल वाला है मेरे फिर भी क्वेश्चंस गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 सही हो जाएंगे। वो इसलिए कि आप कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाता है। और हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी एक बुक को अगली बार जब पढ़ते हैं एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप उसको रीड करते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव हमेशा, सेम बुक्स हैं 1 महीने बाद पढ़ेंगे अलग माइंडसेट के साथ रीड करते हैं, है ना, उसको 15 दिन बाद पढ़ेंगे एक अलग माइंडसेट के साथ। तो ये जो चीज़ है ना कि बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मेंस के लिए एटलीस्ट ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना 4-5 वो तो आप बिल्कुल मतलब थोरोली बार बार करते रहिए। शुरू में उसको लगता था मतलब जब किया था तो 1 महीना भी लग रहा था उसको कंप्लीट करने में, जब आप करेंगे शुरू में आप कोचिंग लेंगे तो 2-3 मंथ्स लगेंगे उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, बट फिर एक स्टेज आएगी उतनी रिवीजन करने के बाद कि आप उसको 4 घंटे में आप पूरी बुक को रीड कर सकते हैं, 1 दिन में आप उसको रीड कर सकते हैं। तो आप उसको इतनी ज़्यादा बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एरर करने का स्कोप नहीं है इन चारों सब्जेक्ट्स में, स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे 20-20+ क्वेश्चन आपके हर बार आ रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि इसके बाहर कोई और मटेरियल भी नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे हमेशा, तो इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इस बार भी शायद वो क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, बेसिकली इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो ही क्वेश्चन बार बार कम से कम 5 या 6 बार पिछले 10 साल में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, 2017 में भी आया, 19 में भी, 20 में भी और फिर अब 23 में। वो अलग तरीके से बना सकते हैं बट वो अंडरस्टैंडिंग यही है कि किस तरीके की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या रोल निभा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एक बार कर लेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि कितनी डेप्थ में आपको करना है कोई टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल थे, वो भी आप देख सकते हैं। तो नोट मेकिंग बाकी मेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप आंसर मतलब वो बहुत ही लिमिटेड सा टाइम होता है 3 दिन का, अगर आपके नोट्स नहीं है कंसोलिडेटेड तो आंसर राइटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उस पर हम बात करेंगे अभी जब मेंस की। कोई और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई डाउट है तो हम वो बात कर लेते हैं। मैम जो साइंस एंड इन्वायरमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं, तो हाउ टू डील विद दैट। मतलब करंट अफेयर्स में भी हम अगर सब कुछ कवर कर रहे हैं लेकिन फिर भी यूपीएससी इज़ अपग्रेडिंग द लेवल, तो उससे कैसे डील करें। देखिए मैं बार बार वही फोकस कर रही हूँ कि आपके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है
वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आपका, कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप मतलब आप रियलाइज़ करेंगे कि हमेशा जो क्वेश्चन है ना, आपकी जो बेसिक वाली अंडरस्टैंडिंग है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से जाके देखना आज, या जो एनालिसिस वाला है उससे भी आप देख सकते हैं कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी क्लासरूम में। फिर आप न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एक्सप्लेन वाला आई थिंक आता है इंडियन एक्सप्रेस में। वहाँ पे यूजुअली वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी नया टॉपिक है, कोई इन्वेंशन है, कुछ भी नया इनोवेशन है, तो वहाँ पे उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड यूजुअली वो आपके करंट अफेयर्स वाले स्टडी मटेरियल में भी कवर हो जाता है। तो एक दो स्टेटमेंट्स एलिमिनेट अगर आप कर पाते हैं ना, वो एक नैक आपको जो मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, वंस यू विल डेवलप दैट ना टेस्ट सीरीज करने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ बेसिक नॉलेज ही चाहिए। उसके बाद आप एक दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो एक दो स्टेटमेंट्स बचते हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस के वो जो पूछ रहा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, बट वहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे बिल्कुल फॉर श्योर। तो वो जो ट्रिक्स टेक्निक्स, मतलब ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही उसी के बेसिस पे आप जाएं, लेकिन कुछ कुछ उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके साथ, अपने बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि इसमें कोई और मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही लेवल बढ़ता ही जाएगा। बट आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे जितने, उतना ही ईजिली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैम वन मोर क्वेश्चन। ओके, आपने बोला कि PD 365 we should value more than monthly magazines for current affairs, or because I studied monthly magazine last year, it was a tough task. तो आपने क्या किया था? मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन Okay. दिस, because in my initial attempts I also studied monthly magazines. Okay. लेकिन it's a Herculean task to consolidate, to revise it. Yeah. हर मंथली मैगजीन को आप मतलब आपको एटलीस्ट 3-4 रिविजन्स चाहिए करंट अफेयर्स की, जो भी 365 है। अगर आप मंथलीज उठाने बैठेंगे और उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे बैठी है जो उसको कंसोलिडेट कर रही है आपके लिए, और क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आई थिंक यू कैन रेफर टू दैट। और आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है, तो आप उसको वापस जाके देख सकते हैं उसमें मंथली मैगजीन में। So how many आपने PD 365 कितने डेज में आपने कवर की थी जब आपके प्रीलिम्स आया था? तो मतलब 2 to 3 डेज लगते हैं उसको कवर करने में इन इनिशियल अटेम्प्ट्स। लेटर अटेम्प्ट्स में क्योंकि टॉपिक्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, तो उनके फंडामेंटल्स आपको करने नहीं है फिर से, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइडिया चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, तो वो फिर 1-2 दिन में आपका हो जाता है। Got it. So the question is one thing sufficient, monthly or PD? यस, इट्स सफिशिएंट, क्योंकि उस रेस में भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नेवर एंडिंग थिंग। क्योंकि मैंने भी वही गलती की थी शुरू के अटेम्प्ट में, अपना ये भी कर लिया विजन का, एक और कोई करंट अफेयर्स भी कर लिया, न्यूज़पेपर भी कर लिया, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना उस पर टाइम लगा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है एट द एंड। क्योंकि मेंस में भी इट्स ऑल अबाउट योर स्टैटिक वाला पार्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको सिर्फ सप्लीमेंट करना है आपको बेसिक करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी टॉपिक से एग्जाम्पल्स में डाल दिया, या उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर स्टैटिक वाला थिंग। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जिस लेवल की इंपॉर्टेंस स्टैटिक वाले पार्ट की है, करंट अफेयर्स आपको देखना है कि उसमें 20-30% ही उसका रोल है। हाँ, How do we conduct multiple revisions for a source? Like you said, we should conduct multiple readings for a singular resource. Ma'am, so how we go for multiple revisions, and what should be the frequency between two subsequent readings, like the one we should do weekly or monthly, or what was your strategy in this regard? अभी तो आप जैसे इनिशियली आप जो भी एक एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने ये बताया कि प्रीलिम से पहले अगर आप 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो वंस यू हैव कंप्लीटेड 7 डेज में, तो देन यू कैन कंप्लीट नेक्स्ट टाइम इन 4 to 5 डेज में। तो वो उसी मतलब फ्रीक्वेंसी पे आप मतलब कर सकते हैं कि एक बार आप सारे सिलेबस समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरलिंकेज है टॉपिक्स का, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टॉपिक्स का इंटरलिंकेज, कि कोई पेपर 2 का टॉपिक है वो पेपर 3 में आपको लगेगा कि ये यहाँ क्यों आ गया, पेपर 3 का टॉपिक है वो पेपर 2 में या 1 में आ गया, GS की आंसर राइटिंग।
तो वो फिर आपको लगेगा कि ये कैसे, क्यों, मेरे को कैसे करना है उसको बेसिकली। तो उसके लिए इसीलिए रिवीजन कैसे करना है कि आप वीकली कर सकते हैं, बट पहले एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया आपने, फिर नेक्स्ट कर लिया, उसी अकॉर्डिंग फिर वापस उस पर आ जाइए। How did you prepare for geography for your first attempt? ज्योग्राफी के लिए जो क्लासरूम सेशंस थे वो थे, उसके अलावा मैंने एक राजनल मैम के वीडियोस हैं जो ऑनलाइन, हाँ, तो जहाँ जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम थी जिन जिन टॉपिक्स में कि मुझे वो कंसेप्ट प्रॉपरली समझ नहीं आया है, तो उसको मैंने उससे सप्लीमेंट कर लिया था। और एनसीईआरटीज़ को मैंने अच्छे से किया था। और ये मैप्स और प्लेसेस इन न्यूज़ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब, और टेस्ट सीरीज़। एनसीईआरटीज़ आर वेरी कंसाइज, लाइक उसमें कुछ दिया नहीं होता, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया होता उस चीज़ में। इसीलिए वो वीडियोस आपको रेफ़र करने हैं, और इसीलिए मतलब मेरी तो पूरी बुक एकदम लाल पीली हो रखी है। उसमें आपको जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे ना कि ये टॉपिक सफिशिएंट नहीं है, उसको थोड़ा सा एक बार मतलब यूट्यूब से या फिर गूगल से, जो आपको लगे कि कितने लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना आपसे, थोड़ा सा देख लीजिए उसको सर्च करके। डिड यू डू ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू वन? आई थिंक न्यूअर वंस New one only. sufficient. हाँ, newer ones are sufficient. I don't know how much time it would take to complete geography for the first reading for an average person. See, when I was taking coaching, so it took 3 months to complete polity and geography, like coaching के time. After that, I think it took me like 20 days near about. एक बार conceptual understanding आने के बाद, for the first time खुद से करने में 20-25 days I think are more than enough. Any other thoughts? CSAT, okay. I think I am not the right person to, tell you about CSAT because I never really studied for CSAT. I just went and prepared for all my attempts. And that's not the right thing to do, because in my 4th attempt, I remember I was very sleepy and dizzy in the second half because of the kind of paper, the impact that it creates on you. So, and I could not really attempt it properly. So my score was very low that year. बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी, और मतलब दोनों के लिए बता देती हूँ कि एक तो टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए आप, उसके लिए कोई भी ज्वाइन, अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक्स आपके वीक हैं। और इस साल का मैंने सीसेट वाला पेपर नहीं देखा है, बट पिछले साल तक में आई थिंक कुछ कुछ टॉपिक्स होते थे वो रीजनिंग वाले, क्लॉक वाले, कैलेंडर वाले, कुछ कुछ एक दो सवाल आते थे, पैटर्न्स वाले, रेशियोज़ वाले। तो उसके लिए कोई वीडियोस अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। माय फ्रेंड सेंट सम वीडियोस टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो मैं वो शायद लिंक मैं आपको पूछ के आपको ईमेल कर सकती हूँ, वो आप रेफ़र कर लीजिएगा। उसके लिए यूट्यूब वीडियोस आप कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से आप टॉपिक्स को अपना बिल्ड कर सकते हैं, उसमें अपना फाउंडेशन। और इंग्लिश के लिए जितना भी मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसमें भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे भी, मतलब सीसेट में तो आई थिंक प्रैक्टिस इज़ द की, कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 टेस्ट या 10 टेस्ट भी आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको समझ लेंगे, तो आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। बट आई थिंक अभी आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो पे मोर अटेंशन टू सीसेट। सो वी कैन स्टार्ट विद द मेंस वाला थिंग। तो यहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, दैट वाज वन थिंग। तो उसके लिए आपको नोट मेकिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि जितने ज़्यादा कंसोलिडेटेड आपके नोट्स होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। फिर दूसरी चीज़ कि आप फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, कि मैं ये लिख दूंगा, तो वो नहीं करना है। सिमिलरली फिर आपको लगता है कि फैंसी वोकैबलरी, फैंसी हैंड राइटिंग या कुछ इस तरीके से करेंगे तो वो मेरे को हेल्प करेगा, तो वैसा नहीं है। एकदम सिंपल बेसिक जो आपके स्कूल में जैसे आप लिखते थे ना एग्ज़ाम्स को, वैसे ही अप्रोच करना है मेंस को। फिर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे पेपर 3 में जैसे सिक्योरिटी आप इग्नोर कर देते हैं, डिज़ास्टर इग्नोर कर देते हैं। जब वो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा होता है,
आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उन पे फोकस करना है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमको अवॉइड करनी है, कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करना है। अपने नोट मेकिंग जो है उसको पूरा प्रॉपरली कंसोलिडेट करना है अपने सिलेबस को। तो मैं एक बेसिक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि जो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेस जो भी प्रीलिम्स के लिए किया, उसके ऊपर फिर मैंने क्या किया था। तो जीएस पेपर 1 के लिए मैंने जीएस पेपर 2 के लिए मैंने अनुदीप सर के जो नोट्स थे उनको रेफ़र किया था। पॉलिटी के उन्होंने काफ़ी क्रिस्प एंड कंसाइज से नोट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ वो आई डिड कि जब मैं प्रीलिम्स में फेल हो गई थी, तो 2-3 चीज़ें थी जो मेंस 365 थी, जो एकदम ही मतलब मुझे पता है कि बाद में मेरे को हेल्प ही करेंगे। तो मेंस 365 को मैंने न्यूज़पेपर से लिंक करना स्टार्ट किया था। तो इसमें एक सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा ऑर्डर में बता देती हूँ कि एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक नोटबुक आप बना सकते हैं। इस नोटबुक में आप क्या करेंगे कि वो अपना जो क्या आता है स्टिकी नोट्स वो लगा लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए अलग अलग पार्ट्स में कि सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इस तरीके से वो 10 टॉपिक बनेंगे। उनसे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी है कि आप बिल्कुल पूरा एडिटोरियल निकाल के उसमें लिखने लग जाए, नहीं। कोई 1-2 चीज़ें जो आपको लगें कि ये बहुत ख़ास हैं, हार्डली 1 और 2, कोई इंडेक्स वो वैसे आप प्रिपेयर कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम आप उसको वहाँ लिख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर कोई भी केस स्टडी, मतलब कोई एग्जाम्पल, कोई नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है या कहीं किसी और कंट्री में हो रहा है, वो आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा, एथिक्स में भी वो आपको हेल्प करेगा इस तरीके से जो एक्सरसाइज है, और चीज़ें आपकी कंसोलिडेट भी हो जाएंगी। और एकदम इस नोटबुक को भरना नहीं है, क्योंकि फिर इसको रिवाइज करके आपको एग्ज़ाम में लिखना भी है। तो जितनी लिमिटेड चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, जॉट डाउन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो ये आपको मतलब ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें अगर आपको लगे कि डिफ़िकल्टी है, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो बेशक से इसको छोड़ सकते हैं। बट इससे ये होगा कि चीज़ें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में आपके फॉलो इन करने लगेंगी कि ठीक है, चीज़ें थोड़ी सेंस बना रही हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। एक विशाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें क्या किया हुआ है उन्होंने कि जैसे हर पेपर का उन्होंने थीम वाइज बेसिकली क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आप टॉपिक देखते हैं तो उसमें उसके सारे क्वेश्चंस दिए होंगे जो अभी तक पूछे हैं पिछले 25 सालों में। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसको कितने डेप्थ में मेरे को उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। वो कभी उसने पूछा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे उसका क्या इम्पैक्ट आया, कभी उसने पूछा होगा कि उसका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा, कभी उसने पूछा होगा कि सोसाइटी पे क्या चेंज आया उससे। तो वहाँ से आपको वो कीवर्ड्स मिल गए कि 1857 रिवोल्ट, आपको फंडामेंटल्स उसके पता है जब आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और कभी कोई और सवाल आएगा, जो वो उसने वो डायमेंशंस दिए, उस डायमेंशन से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से उसको आपको यूज़ करना है। मतलब थोड़ा चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कि उस क्वेश्चन से ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और हमेशा मतलब एक जो चीज़ मैंने की मतलब आंसर्स में, जैसे सोसाइटी का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कुछ भी, या फिर ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट वो पूछ रहे हैं कि आज की सोसाइटी ऐसे हो गई है, क्या है। तो हमेशा एक दिमाग में इस तरीके से टॉपिक्स को रखना है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, फिर आपका जो है एथिक्स वाला एंगल है या फिर सिक्योरिटी वाला एंगल है। तो इस तरीके से जब आप सिलेबस को ध्यान रखेंगे और उसी पर्सपेक्टिव से, मतलब ऐसे में सब लोग बोलते हैं कि ऐसे करना है, ये वाला अप्रोच वो जो सब लोग बताते हैं, बट उसको आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी करेंगे तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू कि आप चीज़ें, आपको इमीडिएटली पॉइंट्स आप खुद रिकॉल करने लग पाएंगे। आप चीज़ें आपके खुद ही पर्सपेक्टिव में, मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई टॉपिक आया है विमेन के एम्पावरमेंट पे, फिर आप सोचते हैं कि उसने एक डायमेंशन से उस आर्टिकल को लिखा होगा, लेकिन आप वहाँ पे आप सोचने की कोशिश करिए कि ये पॉलिटिकल एंगल क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ है, इसमें इकोनॉमिकल एंगल क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें सोसाइटिकल सिक्योरिटी वाला एंगल क्या है। तो इस तरीके से ये मतलब वो इनहेरेंटली मतलब आपको कि अपने अंदर उसको बिल्कुल ग्रास्प करना है कि इसको फिर पेपर पे निकालना है। तो
इस तरीके से जब आप वो थीम वाइज एनालिसिस एक बार आप कर लेंगे, जैसे जो आपका ये दिया हुआ है ना टेस्ट सीरीज वाला, इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, इसी टॉपिक पे थीम्स पे आप क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज अब आप कर रहे हैं पॉलिटी, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार उठाएंगे, फिर आप देखिए कि इन टॉपिक्स पे मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ पे ब्रॉडर थीम्स हैं थोड़े से, और फिर उनके अंदर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस उसने पूछा होगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, तो उसने इसके ऊपर क्वेश्चंस, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि 1858 वाला जो एक्ट आया था 1857 के बाद, उसका क्या मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आया, 1935 एक्ट आया उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो इस तरीके से जब आप टॉपिक्स को वन बाय वन वहाँ से क्वेश्चंस को देख के आप प्रिपेयर कर लीजिए कि कितने डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कि कभी वो सीएजी की पावर्स पे क्वेश्चन पूछेगा, अटॉर्नी जनरल, तो एक एक जो टॉपिक लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वहाँ पे जो थीम्स हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड जो टॉपिक हमें लग रहा है ना इतना सारा है, वो एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा। हर पेपर में आपके पास 20 थीम्स हो जाएंगी, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस मैं बता देती हूँ कि जैसे एनसीएससी मतलब ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नेशनल कमीशन ऑन ये स्केड्यूल्ड कास्ट, देन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, आपसे वो इनसे पूछता है कि रोल क्या है, यू विल रियलाइज़ कि वो सभी का ऑलमोस्ट सिमिलर रोल है। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं, क्वासी जुडिशियल वाला फंक्शन है, इस तरीके से वेलफेयर करना है, आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं जाके, मतलब वो बिल्कुल कीवर्ड्स आपको याद हो गए 10, कोई भी क्वेश्चन आएगा हर एक का आर्टिकल डिफरेंट होगा, आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, वहीं पे आर्टिकल लिख लीजिए। फंक्शंस क्योंकि वो हर एक डिफरेंट स्ट्रेटा के लिए ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सबका एक डिफरेंट रोल है, बट जो कोर फंक्शंस हैं वो सिमिलर हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है कि कंसोलिडेट हो जाए। एक बार आपने याद कर लिया एनएचआरसी का ये रोल है, एसएचआरसी का भी फिर वही होगा, आपको बस आर्टिकल अपना देखना है। कमिटीज़ फिर उससे रिलेटेड, हर एक से रिलेटेड उन आर्टिकल्स के सामने ही एक एक दो दो कमिटीज़ अपनी बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसके भी रिगार्डिंग वैसे वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बट मैंने वो जो विशाल वाली बुक है उससे थीम्स निकाले थे। सिमिलरली मैं आर्ट एंड कल्चर का भी जैसे थोड़ा बता देती हूँ, हम बहुत डेप्थ में करते हैं उसको ना, हमें लगता है कि पता नहीं क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन आते हैं दो, एक 10 नंबर में, एक 15 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में मतलब हार्डली एक क्वेश्चन आया होगा, उसके लिए इतना एफर्ट लगाना, इट्स इनसेन। और प्रीलिम्स में आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, अब फोकस करना है आपको एनालिसिस वाले पार्ट पे। तो जैसे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री में उसने लिखा है, मतलब आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, रिलीजन एंड फिलोसफी, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस। तो थिएटर सिनेमा आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, साइंस एंड टेक इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर आपका इंडो इस्लामिक कल्चर वो आर्किटेक्चर में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो जैसे जब मैं आर्किटेक्चर की बात करूँगी तो उस बुक में आपको देखना है कि किस तरीके से सवाल उसने पूछे हुए, कितनी डेप्थ में, उस डेप्थ से आपको रियलाइज़ होगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कि मतलब वो टाइम एंड स्पेस वाला जो कंसेप्ट है, टाइम वाला एंड अक्रॉस द मतलब रीजन की, यहाँ नॉर्थ इंडिया में कैसा था, साउथ इंडिया में कैसा था, ईस्ट इंडिया में कैसा था, उसको एक जब आप पिक्चर अपने दिमाग में बना लेंगे, इनफैक्ट जो ये मेंस वाला प्रिपरेशन है आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके से थीम्स को जब आपकी क्लैरिटी आपकी टॉपिक्स में आनी शुरू होगी, आपको प्रीलिम्स में और ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग खुद ही, फिर आप फैक्ट्स को जो प्रीलिम्स में आपने याद किया है फैक्चुअल वाला पार्ट, वो आप मेंस में रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो ये ब्रॉड 7-8 थीम्स बनेंगी, जिनको आपको उस क्वेश्चंस की हेल्प से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कितना डेप्थ में करना है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद कि चोला आर्किटेक्चर पे बार बार वो सवाल पूछता है, रॉक कट आर्किटेक्चर पे वो बार बार सवाल पूछता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे वो आपसे बार बार सवाल पूछता है। टॉपिक क्या है? आर्किटेक्चर। 6-7 तरीके के आर्किटेक्चर्स आपको कवर करने हैं, वो अच्छे से कर लीजिए। लेकिन उसमें आपको देखना है कि चोला आर्किटेक्चर है तो सिर्फ मैं वहाँ तक ना रहूँ, उस समय पे बाकी के एरियाज़ में किस तरीके का था, थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग आप कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं। तो चीज़ों को इंटरलिंक करना है एकदम अच्छे से, कि उसका सोसाइटी पे जब वो पूछता है सोसाइटल इम्पैक्ट, तो सोसाइटी ऐसे नहीं कि बस एक डायमेंशन से, मल्टीपल डायमेंशन से आपको लिंक करना है, इस तरीके से आपको ये करना है।
तो नाउ कमिंग टू दी नोट मेकिंग वाला पार्ट, कुछ लोगों को आई थिंक ऑनलाइन एवर नोट वगैरह वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, कोई कोई ऑफलाइन। तो मैं मतलब पेन एंड पेपर वाला था मेरे को, लेकिन और क्योंकि मैं नोट मेकिंग वाली पर्सन नहीं हूँ तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए ऋषिकेश सर के नोट्स हैं, ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स हैं, उन्हीं को मैंने रेफ़र किया था। ज्योग्राफी के लिए उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया हुआ था। उसके बाद जो मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को एडिशन करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो फिर मैं उसको उसमें कर लेती थी। जैसे इंडस्ट्रीज़ अभी आपको लगेंगे ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मेंस में हमेशा 1 या 2 सवाल आते हैं इंडस्ट्रीज़ के, कभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कभी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। तो उससे रिलेटेड जब आप वो अपना A4 साइज़ शीट बनाएंगे, उसके रिलेटेड फैक्ट्स की कितना है, तो वो सर ने बहुत ही होलिस्टिकली उसमें कवर किया हुआ है ऑलरेडी। ऋषिकेश सर के जो नोट्स हैं उसके रिगार्डिंग, उसके मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस वो इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि वो कहाँ पे लोकेट होगी, फिर कंक्लूजन में। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब पेपर 1 के लिए सोसाइटी के लिए विजन वाला ही मटेरियल था मेरा। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री का अब आपको देखना है कि इनपुट आउटपुट, क्योंकि हार्डली 1 या 2 सवाल आते हैं, किसी साल क्वेश्चन नहीं भी आता है। बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब उसको आपको देखना है कि बहुत ही कम सवाल आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, एक बार आप उसको क्लास में जब कर लेंगे अपने नोट्स उसी समय पे आप कंसोलिडेट कर लीजिएगा कि इतने लेवल तक मुझे करना है। उसके बाद क्योंकि उसके बियॉन्ड जो भी आएगा वो किसी को नहीं आता होगा, तो एक क्वेश्चन के लिए उतने एफर्ट लगाने के बजाय जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आप उस पर अपने एफर्ट्स को लगाएं। ये उसमें हो गया। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट के लिए आप जो भी आपको मटेरियल मिला है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी सर ने जैसे जो है कवर किया हुआ है, काफ़ी सारे नोट्स उसमें बने हुए हैं, तो आप पूरा उनके उस पेपर 1 के लिए पूरा उसको रेफ़र कर सकते हैं और उसको फिर सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने नोट्स, मतलब जो भी आपको लगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें से करना है, क्योंकि वो ऑनलाइन है तो आप डायरेक्टली उसको करके कर लीजिए। पेपर 2 के लिए मैंने मतलब अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है सोर्सेज को, मतलब जब मैं कह रही हूँ तो वो एक ही चीज़ एंड में कंसोलिडेट हो गई थी। ये नहीं था कि अब मैं क्लासरूम नोट्स मेरे अलग हैं फिर लक्ष्मीकांत अलग है और फिर कुछ। तो लक्ष्मीकांत की अगर मैं बात करूँ तो वो 4 पेजेस में मैंने उसको फिर समराइज़ भी कर लिया था कि मेरे को आर्टिकल्स चाहिए वहाँ से मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए इट्स अ डिफरेंट गेम कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना है, लेकिन जब मैं मेंस की बात कर रही हूँ तो मेरे को आर्टिकल्स चाहिए इंट्रोडक्शंस के लिए। तो आप एक जगह पे समराइज़ कर लीजिए। मेरे को कमिटीज़ चाहिए बाहर से, विजन 365 के मटेरियल्स हैं उनको निकाल लीजिए टॉपिक वाइज। मेरे को उसके रिलेटेड प्रोज कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो एंगल है वो आपको समझना है। वो जितना ज़्यादा आप इंटरनलाइज करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग उसमें अप्लाई करेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि अब मैं लक्ष्मीकांत एक बार रीड कर ली फिर मैं अपने क्लास नोट्स पे जा रही हूँ, फिर मैं वो दूसरे वाले नोट्स किसी ने बताए, नहीं, उसको एक में समराइज़ कर लेना है, क्योंकि मोर और लेस सभी में सेम चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो फैक्ट्स के लिए आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो नहीं करना। जो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट चीज़ हो उस पे बिल्कुल स्टिक करना है और उसी को जितनी बार रिवाइज करेंगे आप उतना करना है। कि एनसीईआरटी, अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, दोनों एनसीईआरटीज़ वो आपको बिल्कुल इंटरनलाइज हो जानी चाहिए, रिवाइज कर करके एकदम अच्छे से उतने लेवल तक आपको रिवाइज करना है कि जब मैं बोलूँ कि वो थ्योरी, ये वाली पर्टिकुलर थ्योरी बता दो, सी स्प्रेड थ्योरी, तो आपको वो 4 पॉइंट्स क्लियर कट आपको याद होने चाहिए कि ये मैं लिखूँगा, दैट्स इट। वो बिल्कुल 4 कीवर्ड्स में आप उसको लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, मतलब दो मतलब हर पेपर के लिए 2 शीट्स की फैक्ट शीट्स बना सकते हैं आप। मतलब ईदर वेज कि आप वहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी बना सकते हैं। अलग से उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो आपके टॉपिक वाइज, जैसे पेपर 1 पेपर 2 के लिए तो ये आर्टिकल्स और कमिटीज़ हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ पेपर 3 में इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फैक्ट्स की वो सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमईज है, कितना परसेंटेज है, क्या है, कहाँ है, तो उसके लिए एक शीट बना लीजिए, एक A4 साइज शीट। उसमें जो भी आपके फैक्ट्स हैं जो आपको लगे कि बिल्कुल हैंडी आएंगे, आपके हार्डली 50 फैक्ट्स होंगे, उसमें भी भरना नहीं है कि एक ही टॉपिक का बिल्कुल 10-12 फैक्ट्स मैंने लिख लिए, नहीं, 2 बिल्कुल क्लीशे वाले फैक्ट्स बस आपके एक जगह पे हो, इसके लिए कि वो रेडी रेफरेंस कि जब आप मेंस के पेपर को लिखने जाएंगे उस समय पे आपके हाथ में हो कि ठीक है ये मेरे को याद है, रिवाइज हो जाएगा वो 5 मिनट में, बस उतने लेवल तक का।
तो इस तरीके से कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कोई एमएसएमई से रिलेटेड है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना परसेंटेज है, या जीडीपी कितना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है, उतने बेसिक लेवल के फैक्ट्स। कोई इंडेक्स है उसमें रैंकिंग, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सारे नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें ये रैंकिंग है। मतलब वो टॉपर्स की आंसर कॉपीज आप एक बार देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा फैक्ट्स नहीं करने हैं, बेसिक फैक्ट्स, और उसको याद रखना है। उसमें कोई अपडेशन आ रहा है तो उसको अपडेट करना है। तो हर एक पेपर के लिए ये कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पेपर 2, तो उसमें अनुदीप सर की नोट्स सोशल जस्टिस, और जो पेपर 1 का सोसाइटी है और इन जनरल ऐसे वाला जो एस्पेक्ट है वहाँ पे जो सोशल इश्यूज़ हैं, तो वो सब आपको एक पिलर की तरह देखना है कि ये सब इंटरलिंक्ड है। यहाँ वाली चीज़ें पेपर 1 की 2 में भी लगेंगी, 2 की 1 में भी लगेंगी, एस्से में भी होगा। जब आप हेल्थ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो एस्से के पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर करें कि चाहे आपको 2000 वर्ड का कोई आंसर लिखना हो, चाहे आपको 200 वर्ड का मतलब फिर आंसर लिखना हो, उतना आपके पास होना चाहिए उन टॉपिक्स पे, सारे टॉपिक्स पे नहीं। फिर उसके बाद गवर्नेंस के लिए भी विजन आई इसका मटेरियल, आई रेफर टू दैट। और पॉलिटी के लिए वो अपना लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। कोई आपको टॉपिक लग रहा है कि इसमें कुछ कम रह गया, ज़्यादा रह गया है, उसको आप फिर सर्च कर सकते हैं। पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस, इट्स नॉट अ पेपर ऑफ इकोनॉमी। वो पेपर है 5-6 सब्जेक्ट्स का, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं गिन के उस पेपर में, कभी 3 तो कभी 5, दैट्स इट। इकोनॉमी वो ऑलरेडी प्रीलिम्स की स्टेज पे बहुत डेप्थ में वो ऑलरेडी टेस्ट कर लेता है, 20-25 सवाल पूछे। जब वो मेंस के स्टेज पे पूछता है तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स आपके हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स को आपसे टेस्ट करेगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, इस तरीके के टॉपिक्स उसने दिया हुआ है, गवर्नमेंट बजटिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो सारा एस्पेक्ट। तो उसको उतने ही डेप्थ में आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। वहाँ पे आपको एक एनालिसिस वाला पार्ट कि सिंस इंडिपेंडेंस अब तक क्या चेंजेस आए, क्या क्या प्लान्स आए, हमने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से चेंज किया। तो ये ऑलरेडी ना इन्होंने मतलब आप जो ये रेफ़र करोगे इसमें बहुत ही प्रिसाइजली टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है, उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं बाकी के, कि सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इनके नोट्स इतने क्रिस्प और कंसाइज बनाने कि वो 20-25 पेज में आपका पूरा सिक्योरिटी कवर हो जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो 20-25 पेज में वो पूरा कवर हो जाए। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वो क्या ही पूछेगा बार बार कि इस डिज़ास्टर के कॉजेज़ क्या हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके से। तो जब आप वो एक एनडीएमपी मतलब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हर डिज़ास्टर को डील करने के लिए, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल रीजंस। उसी कंटेक्स्ट में आप अपने एक बार उसको आप जाके देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो आपका ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर जब भी डिज़ास्टर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसी पर्सपेक्टिव से आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे जो भी ये सारे जो छोटे टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें उसने 6-7 नाम दिए हुए हैं कि बायोटेक है, रोबोटिक्स है, इस तरीके से उसने नाम दिए हैं, नैनोटेक है। तो नैनोटेक पे हर दूसरे साल पे सवाल आता है, बायोटेक पे हर दूसरे साल पे सवाल आता है। अब जैसे लास्ट ईयर वैक्सीन वाला सवाल था, दैट वाज बायोटेक। तो इस तरीके से वो 8 टॉपिक्स हैं, उनको ऐसे जितना प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है साइंस, उतना वहाँ मेंस की वाले स्टेज पे उसको आप बहुत ईजिली डिलीनिएट कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, मेरे को इतना इतना पढ़ना है। फिर उसमें आप करंट अफेयर्स का एडिशन कर सकते हैं कि अगर वो फिर टेलीस्कोप जैसा क्वेश्चन आ रहा है वो करंट अफेयर्स की मैगजीन से ही हो पाएगा। फिर अदरवाइज एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको हर टॉपिक की हो, फिर कि बायोटेक में ये फैक्ट्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये कोई नई इनिशिएटिव्स हैं, वो A4 साइज शीट में एक बार मतलब कंसोलिडेट हो जाएगा एकदम। तो उतना ही उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है। वो थीम्स बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रेफर करना है कि कितना उसने पूछा हुआ है आपसे ऑलरेडी। उससे ना आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से मेरे को अप्रोच करना है, क्या उसका कंटेक्स्ट है, किस तरीके से मेरे को उसका इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से मेरे को कंक्लूड करना है। नाउ कमिंग टू पेपर 4, उसमें आप कोई भी नोट्स रेफर कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड सोर्स रख लीजिए। उसके अलावा मतलब व्हाट आई डिड वाज एक छोटा सा शॉर्टकट कि जितने भी टॉपर्स थे उनकी मतलब 6-7 कॉपीज से मैंने एक शीट लिया और उसमें से आप एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी वर्क सो हार्ड।
तो आपको उतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें से आप 20-30 एग्जाम्पल जो आप बिल्कुल इंटरनलाइज कर लेंगे कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उसको लगाना है मेरे को आंसर में ही। कोई आर्ग्यूमेंट दिया तो मैं ये आंसर, ये मेरा एग्जाम्पल। बट ये नहीं कि सिर्फ उस एग्जाम्पल्स पे ही जाना है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली। केस स्टडीज़ के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, अतुल गर्ग सर के वो केस स्टडीज़ वाली एक बुक आती है, तो मैं उसको हर टॉपिक मतलब कि हर एक टॉपिक पे 10-10 केस स्टडीज़ थे वो, तो उनको एक दिन में बैठ के जैसे मैंने पूरा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। आप मतलब वो अलग अलग सिचुएशंस हैं, आपको सोचना है कि आप उस जगह पे होंगे तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का वो आप सबको ऑलरेडी पता होगा, है ना, कि इस तरीके से स्टेक होल्डर्स और ये और वो, बट ट्राई टू bring some innovative solutions to those questions to case studies, they are very important। और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें एक जो चीज़ हम मिस कर देते हैं स्टेक होल्डर्स वाला अप्रोच लिखते समय, कि हम भूल जाते हैं कि वहाँ पे उसने क्या पूछा है, बस वो स्टेक होल्डर लिख लिया। उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे होते हैं, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछ रहा होता है, तो उसको केस स्टडी को पहले एक लाइन में समराइज़ कर दो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन को बेसिकली उस कंटेक्स्ट की, दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट दिस, फिर जो उसका क्वेश्चन है उसको आंसर कर लीजिए कि उसमें और क्या उसकी जो भी उसकी डिमांड्स हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक मटेरियल का रेफरेंस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हो गया। नाउ कमिंग टू द आंसर राइटिंग वाला पार्ट, फिर सबको डाउट रहता है कि पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है। मैंने मिक्स ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट्स, बट अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, 6 से 7 मिनट आपके पास होते हैं क्वेश्चन को समझ के लिखने में। और क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 15 मार्क अगर आपने 5 मिनट दे दिए उधर ज़्यादा, तो आपके बेसिकली इधर के 5 क्वेश्चंस के आपके 1-1 मिनट हर क्वेश्चन में कम हो गया। हो सकता है किसी समय आप किसी क्वेश्चन में आप अटक जाएं। और पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, तो ये 2 चीज़ें मैं बता देती हूँ। बट मतलब सब लोग ऐसे बोलते हैं कि इधर 10 मार्कर कर लो, कोई 15 मार्कर बोलता है, बट मेरे को लगता था कि जो फर्स्ट आवर है आंसर राइटिंग के टाइम पे वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप जाते ही एकदम से लिखना शुरू कर दें। तो उसमें कोई भी 15 मार्कर के सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में उसको अटेम्प्ट करें। जब वो 5 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, आप उसमें क्या करिए कि उनको मार्क कर लीजिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि कितने में आपको आता है, 1 2 3 4 5 उन 15 मार्कर्स में से, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिए 10 मार्कर्स में से, और उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब जो सबसे पहला आंसर होगा आपका दिमाग उतना नहीं चल रहा होगा, वो 2-3 क्वेश्चन आप लिख देते हैं, फिर आपका थॉट प्रोसेस अच्छे से मतलब आप कंसोलिडेट करके आप अपने आंसर सोच के लिख पाते हैं। तो वो आपको करना है, उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और उसी फिर 15 मार्कर जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं पहले आप वो कर लीजिए। फिर वंस यू स्टार्ट राइटिंग, फिर जो क्वेश्चंस कम से भी आते होंगे वो भी फिर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। वो एक फ्लो बन जाता है आंसर राइटिंग के टाइम पे। फिर दूसरी चीज़ कि सब लोग की जो नहीं आते, जो क्वेश्चंस एकदम बाउंसर्स हैं, उनको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। हो सकता है बिल्कुल, जैसे 2019 में एक क्वेश्चन था साइबर डोम वाला, अब बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि आप क्या लिखेंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि जब आप कोई आंसर लिखेंगे जो आपको आते हैं उसमें आपको 5 मार्क्स एट मैक्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर कुछ तो मिलेगा। तो उस तरीके से वो अप्रोच रखनी है कि क्वेश्चन मतलब पेपर सारे पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि अनलेस कोई बिल्कुल ऐसा बाउंसर क्वेश्चन हो कि बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन मतलब सारे अटेम्प्ट करने हैं उसमें। अब आप मुझसे कोई जो भी स्पेसिफिक डाउट्स हैं आपके मेंस के, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Essay, how did you approach for essay? Like, oh, there was any other technique? Did you refer to any coaching material, resources, or anything? So I didn't make any notes for essay paper. I refer to अनुदीप सर के जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी बताई थी उसको मैंने रेफ़र किया था। उसके साथ साथ मतलब जैसे जो कोड्स आप एथिक्स के लिए लिखेंगे वो आप essay में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो essay के लिए बेसिकली व्हाट यू नीड इज़ कि एक तो बहुत ही सिंपल, जितना आप essay अपना लिखेंगे, सिंपल आंसर राइटिंग जितना आप करेंगे
उतना ही सिंप्लिसिटी आपको एस्से में भी मेंटेन करना है। वहाँ पे कोई फैंसी वर्ड्स और ये सब नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरे को याद है कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था एस्से में कि वो कैसे होगा, कि मैं कैसे लिखूँगी, एंड आई गॉट 143 दैट ईयर। और वो इसलिए कि वो मेरा एस्से जो था ना उसमें मैंने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं किया, उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसको ब्रेक डाउन करना है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको सबने ही बताई होगी, शुरू के 30 मिनट्स आपको माइंड मैप बनाना है, वो डिफरेंट डायमेंशन से उसको अप्रोच करना है, सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। बट उसके अलावा उसमें जो जो चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी, उस अप्रोच को फॉलो करने के साथ साथ जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी उसमें मतलब लेके आएंगे कि मैं क्या फील करता हूँ, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों का, रादर देन जस्ट राइटिंग चीज़ें इधर उधर से, वो बहुत ही हेल्प करेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे में एक जो चीज़ मैंने अप्लाई की थी कि कोई भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, एक कोई जनरली स्टेटमेंट की, क्योंकि ऐसे इज़ ऑल अबाउट, यूजुअली अबाउट दैट, उसको सपोर्ट करिए किसी फैक्ट से, किसी केस स्टडी से, कहीं से आपको कुछ मिला है, आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करिए कि फॉर इंस्टेंस दिस दिस दिस। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना हर पर्टिकुलर पैराग्राफ को, तो आपको खुद क्लैरिटी दिखेगी अपने एस्से में। तो जो स्ट्रक्चर है वो सब मैंने अनुदीप सर का फॉलो किया था, आप वो देख लीजिएगा। एनी अदर डाउट? Nervous right now. I wish to take sociology as an optional subject, but then here in Chandigarh you do not get optimum coachings for the subject. In Delhi also the options are quite limited, and as far as I've talked to a lot of seniors, most of them go for history, most of them go for political science, and there are very less students who opt for sociology, according to all the people that I've contacted. So is there any source that you would like to refer to for sociology? Okay, that was not my optional, but I can refer to, yeah. Sociologically, I don't think कि कम लोग उसको लेते हैं, I think almost equal to political science, है ना? तो उसके लिए जो कोचिंग अवेलेबल है, आई थिंक उनका मैं नाम तो भूल रही हूँ, विकास रंजन सर हैं शायद से दिल्ली में, उनकी कोचिंग सोशल के लिए। हाँ, तो जितने मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने वहाँ से किया था कोचिंग, विकास रंजन सर के यहाँ से। और सोशियो के लिए आप जो भी मतलब टेस्ट सीरीज़ तो आई थिंक काफ़ी सारी, इनफैक्ट विजन पे भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो अवेलेबल हैं। और स्मृति मैम भी शायद थोड़ा बहुत पहले मैम शायद क्लासेस लेती थी यहाँ मतलब दिल्ली में, आई डोंट नो अभी लेती हैं मैम की नहीं, बट आप कोचिंग मतलब आई थिंक विकास रंजन सर का ले सकते हैं। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आपको लग रहा है कि डोंट डिसाइड कि मतलब जस्ट एक बार सिलेबस उसको देखें अच्छे से, मतलब ऑप्शनल के लिए मेरे सभी के लिए है, क्योंकि आई मेड अ मिस्टेक बिकॉज आई स्टडीड केमिस्ट्री, तो मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल विद GS। वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी इंटरलिंकेज नहीं है, एंड इट्स वेरी वास्ट, उसको रिवाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि मेरे उसमें मार्क्स कम क्यों आ रहे थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मेरे हमेशा मार्क्स अच्छे आते रहे, लेकिन मेरे जो एक्चुअल एग्जामिनेशन था आई स्कोर 213 एंड 230। व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड दैट ईयर आई जस्ट स्कोर 230 मार्क्स ओनली। सो मतलब उसको टाइम दीजिए, ऑप्शनल जब सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और आप देखिए कि आप उस सब्जेक्ट को कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस, आई टुक इट only after my selection in 2020. I prepared for 3 months and then I studied between prelims and mains. That was all I required. मतलब जो मेरे को जितना एफर्ट लगा उसमें, उसका 1/10 भी नहीं होगा जितना मैं केमिस्ट्री में मैंने पुट इन मारा। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। I have a question. In essay, do you prefer that we should go for general essays or philosophical essays, मैम? उसमें मतलब आउटपुट रेशियो किसमें आपके आपने प्रिपेयर? अब तो नाउ यू डोंट हैव एनी चॉइस, दोनों ही फिलोसफिकल एसेज वो आपसे पूछ रहे हैं, तो यू डोंट हैव ए चॉइस, बोथ। हाँ हाँ। Apart from distinct notes which you said that we should prepare on A4 sheets, should we make another principal notes of ours which consists both of contents for prelims as well as mains? Yes, you can. And there should be principal notes, and then there should be this A4 sheets which contain the core. No, not principal notes, like you can always refer to the books and prepare those A4 notes, because notes का मीनिंग ये नहीं कि आप सब उसमें लिख दें, वो जितने कंसाइज होंगे ना
उतना ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कि बस उन्हीं चीज़ों को नोट्स में लेके आइए, क्योंकि नोट मेकिंग में आई थिंक अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि वो नोट मेकिंग नहीं रहता, एट द एंड वो बुक का आप सारा शुरू में जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमें लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, तो आप सब लिख लेते हैं उसमें, है ना। आई ट्राइड मेकिंग नोट्स, मुझे भी लगा कि मैं तो सब लिख रही हूँ, ये क्या नोट्स तो नहीं है, ये तो बुक की कॉपी है। तो वो नहीं करना है। उसमें आपको कोशिश करनी है कि एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना जब सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट्स बनाएं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि मुझे नोट्स में डालना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स में क्या जाएगा। नोट्स इज़ ऑल अबाउट कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंस कब पता चलेगी किसी भी उस लाइन की कि इम्पॉर्टेंट है, जब आप उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। उसका मतलब यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने डेप्थ में पूछ रहा है, तो उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं। तो उसके अलावा कोई डाउट्स? पीछे वाले बच्चे सारे शांत हैं एकदम। ओके, 2-3 सिंपल एडवाइसेस। रिवीजन सोर्सेज को बिल्कुल भी, मतलब वो घर पे लाइब्रेरी नहीं खोलनी है बिल्कुल भी। मैंने भी खोल ली थी, एट द एंड वो 10 बुक्स ही काम आई हैं, है ना। और दूसरी चीज़, आपका वाई, आई थिंक एवरीबडी टेल्स यू द सेम थिंग कि आप क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट IAS, IPS और IFS, इट्स अबाउट अदर सिविल सर्विसेज ऑल्सो, जिनके लिए आप शायद इमेजिन नहीं करके आए होंगे, बट यू आर ऑल्सो साइनिंग अप फॉर दैट ऑल्सो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मतलब हो सकता है कि ये टॉप स्टॉक देख के, वो रील्स देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, बट वो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू गेट मोटिवेटेड। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है, मतलब उस रोज़ी पिक्चर के बाहर, वो आपको देखना है। और तीसरी चीज़ कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि जो पेन है ना, जो सेक्रीफाइसेस हैं हम जो कर रहे हैं, उसको हम वर्च्यू बना लेते हैं कि जितना ज़्यादा हम सेक्रीफाइसेस करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द बैलेंस इन योर लाइफ। कि खुद को विक्टिमाइज नहीं करना है, क्योंकि हर कोई अपने एक डिफरेंट स्ट्रगल्स, डिफरेंट चैलेंजेस से निकल के यहाँ पे आएगा, बट आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, एट द सेम टाइम खुद को विक्टिमाइज नहीं करना है। कि जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल, जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो इस जर्नी में मेरे को उन्होंने हेल्प किया, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनको बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूँगी। कि हमेशा जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, देयर वाज वन फ्रेंड हु हेल्प मी अ लॉट। जब मैं इतना सब पढ़ रही थी, ही वॉज द वन टू टेल मी कि ओके यू हैव टू कट ऑल दिस, ये नहीं पढ़ना है, बस इतना ही करना है, टेस्ट पेपर लगाने हैं विजन के, ये 4 बुक्स पढ़नी है, बस इतना इतना करना है, दैट्स इट। तो हमेशा ऐसे क्लोज फ्रेंड्स जो भी आपके हों, जो आपको इस जर्नी में सपोर्ट करें। और एक जो चीज़ होती है कि मिस गाइडेंस, बहुत आपको लोग बोलेंगे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो नहीं करना है। मतलब मैं भी अभी कुछ बातें बोल के जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मुझसे ही जो मैंने बोल दिया कि वो एकदम सैक्रोसैंक्ट है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, आपके लिए डिफरेंट होंगे, है ना। तो आपको रिस्पेक्ट करना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। मेरी स्ट्रेंथ्स अलग थी, जैसे मेरे लिए हमेशा GS ने काम किया, किसी के लिए ऑप्शनल में वो हमेशा 300 स्कोर कर रहे हैं, बट GS में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबका जर्नी जो है वो डिफरेंट रहेगा। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। शुरू में जैसे मेरे को लगता था जब मैं तैयारी करने आई कि केमिस्ट्री तो मैं कर लूँगी, बस GS मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड इट वाज अपोजिट टू दैट। तो वो हमेशा ऐसे लगता है। जब मैंने पॉल साइंस पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा थ्योरी वाला पार्ट तो मैं कर लूँगी, IR नहीं हो पाएगा, एंड आई स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन IR वाला पेपर 2। तो इट्स ऑलवेज अबाउट कि जब आपको लगता है ना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं उसमें, और फिर वो हो जाता है। तो इट्स अबाउट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको डालना है, एक्स्ट्रा एफर्ट। और फिर जो मैं बता रही हूँ कि ये किया मैंने, ये किया, वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था मेरा स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसा कोई स्ट्रैटेजी थी भी नहीं।
और जितना अभी लग रहा होगा कि इतना ऑर्गेनाइज्ड है, नोट्स बना लिया, मतलब इट वाज मेज ऑफ डिसीजंस, कभी ये लिया कभी ये किया, वो मतलब आपके एक्सपीरियंसेस से। बट जब भी यहाँ पे लोग आते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करते हैं, इसलिए कि बाकी लोगों के लिए वो प्रोसेस ईजी हो जाए, है ना, कि जो गलतियाँ हमने की, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता था कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि एक ही बुक पढ़नी है, बट फिर भी आप वो गलतियाँ करते हैं। जब आप वो छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आपके पास नहीं जाना, तो वो जाता है वहाँ पे, क्यूरियोसिटी, ये पढ़ के देख लेते हैं कि इसका क्या हेल्प होगा। तो हमेशा इस एग्ज़ाम की रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है, मतलब यही मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इस एग्ज़ाम की रियलिटी यही है कि 99% लोग फेल होंगे। दिस इज मतलब दिस विल हैपन लाइक दैट ओनली। वो 1000 लोग बनेंगे और उसमें से फिर 100 ही लोग अपनी मतलब सर्विस प्रेफरेंस जो उनको चाहिए वो मिलेगा, बाकी लोग फिर से एग्ज़ाम लिखेंगे। तो उसी माइंडसेट के साथ कि यूपीएससी दिस एग्ज़ाम, मतलब ये ऐसे डराने के लिए नहीं है, मतलब दिस इज़ अबाउट, ये लाइफ नहीं है, दिस इज़ नॉट योर लाइफ, उसके बियॉन्ड है सब कुछ, कि आप जब यहाँ आ जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, कितनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आप काम करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो वॉल्ट विटमैन की एक पोएम मेरे साथ हमेशा रही कि ओ मी ओ लाइफ व्हाट कुड amid these am I that you are here and you may contribute a verse। आप यहाँ हो, आपकी एग्जिस्टेंस है, वही इम्पॉर्टेंट है, और आप कुछ कर सकते हैं उससे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बियॉन्ड सोचना है, सिर्फ उस जर्नी में एकदम सैक्रिफाइसेस करके वो नहीं करना है, उसके बियॉन्ड है। और वो हमेशा कि वहाँ पहुँच के वो चीज़ें इमेजिन करके, वो जो ग्लोरिफिकेशन होता है सोशल मीडिया पे, उसको इग्नोर करके वन स्टेप एट अ टाइम, छोटी छोटी चीज़ें, और जहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, आपको मोटिवेशन मिले, जो सपोर्ट मिले, उसको आपको लेना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें लगता है कि 24 घंटे पढ़ाई करने से 1 मिनट ख़राब हो गया, 2 मिनट ख़राब हो गया, नहीं, कोई एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी लाइफ में आपको, मतलब कोशिश करिए, रनिंग हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, खेलें। आपको लगेगा कि मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, लेकिन वो 4 घंटे का जो स्लॉट होगा उसमें आधा घंटा देंगे तो वो 3.5 घंटे में आप 5 घंटे का काम कर पाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके, डाउट्स? हाँ बोलिए। If at all someone has decided that he or she has to take coaching class for guidance, what should he or she prefer, online or offline? इट्स अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं दूर से आ जा रहे हैं तो आपका आने जाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको घर में वो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है कि जहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। किसी किसी को लगता है कि मैं बाहर जाके मैं ज़्यादा मोटिवेट होके मैं पढ़ पाऊँगा, मैं पढ़ पाऊँगी, तो आप बाहर जाके, मतलब आपको लगता है कि मेरे पीयर्स मेरी हेल्प करेंगे, बट एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है कि आप बाहर जाके आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। लाइक मेरे केस में वो लाइब्रेरी वाला जाने से मेरे को डिमोटिवेशन होता था, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मेरी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, तो सबकी अलग है, किसी को कहीं से मोटिवेशन मिलता है, किसी को कहीं से। वो पढ़ना है बस एट द एंड कि आपको अपने 100% एफर्ट्स लगाने हैं, दैट्स इट। उसके बाद रिजल्ट्स क्या आएंगे वी डोंट नो, हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं 100%, तो वो आपको करना है। तो जो भी आपको सूटेबल हो वो आप करिए। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, जो आपने मृणाल सर के वहाँ से इकोनॉमिक्स की थी ना पेपर के, तो आपने फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाए थे वो 6 पेपर्स के, या मतलब आपने फाइनल? नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे इकोनॉमिक्स के, मैं शुरू में बस वो, बाद में मैंने सिर्फ 3 ही पिलर्स किए थे, 3 या 4 पिलर्स आई थिंक, वो जो शुरू वाले हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसको रिवाइज कर लेते हैं ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, बाकी का आप हाईलाइट कर लेते हैं। कुछ नया कोई करंट अफेयर का एडिशन उसमें हुआ है तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। एक बार आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फिर वो कंसेप्चुअल वाला पार्ट तो आपको दिमाग में एक बार क्लैरिफाई हो गया, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप समझेंगे ओके ये है, इन्फ्लेशन इस तरीके से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये पॉलिसी मेजर लेना चाहिए, एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी, तो आपको समझ आएगा। बट आप उसके ऊपर फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई कहीं किसी और ने कुछ उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ हुआ है जिसका इम्पैक्ट आएगा, जो आपके लिए फिर मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से। जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है इस पे कितना मतलब जो समरी आती है उसको बस कर लीजिए, लाइक एज सच, मतलब वो शुरू के अटेम्प्ट्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले चीज़ों की। आप उसमें से कोई कीवर्ड्स हैं, जैसे कुछ शुरू के इकोनॉमिक सर्वेज में आई रिमेंबर कुछ वर्ड्स होते थे, चक्रव्यूह चैलेंज,
तो आप फिर वो मेंस में डाल सकते हैं। ऐसे 10-12 कीवर्ड्स आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, वो आप उठा लीजिए। इकोनॉमी का स्टेट क्या है पिछले करंट ईयर में, पिछले ईयर में किस तरीके की मतलब कि आपकी इकॉनमी है, क्या क्या चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो बस समरी वाला पार्ट आप कर सकते हैं, ज़्यादा उस पर टाइम और एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस के लिए देखिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। ट्रेनिंग जाने से पहले आई हैड 3 मंथ्स, जिसमें मेरे को कोचिंग भी लेनी थी और उसको एक बेसिक रीडिंग भी लेनी थी। तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम का जो टैबलेट कोर्स था ऑनलाइन वाला, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। तो मैम की मैं क्लासेस करती थी, उसके बाद उस टॉपिक पे जैसे जो भी मैम ने टॉपिक करा दिया, फिर उसी टॉपिक पे उसी दिन मैं जो मैम के नोट्स थे, वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाले नोट्स शायद से मैम के हैं मार्केट में, तो मैं उनको रीड कर लेती थी। फिर उसी दिन मैं मतलब साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि लिमिटेड टाइम था तो वो इम्पॉर्टेंट था कि मैं एक साथ सारी चीज़ें करूँ, और क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था तो इसलिए आप टाइम एनर्जी सब उस पर लगा सकते हैं। फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसको समझ के कि ओके इस तरीके से सवाल पूछा हुआ है, तो वो टॉपिक जैसे मेरा प्रिपेयर हो गया, अब उसको सिर्फ मेरे को रिवाइज़ करना है, कुछ भी उसमें एडिशन करना है तो आप वो कर सकते हैं फिर उस तरीके से। तो 3 मंथ्स में मैंने कोचिंग कंप्लीट की, वो अपनी मतलब मार्च तक थी वैसे, बट क्योंकि पेपर 2 में इंडियन गवर्नमेंट वाला पार्ट है तो वो ऑलरेडी आता था मुझे, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जो सारा थ्योरी वाला पोर्शन था, कुछ आईआर वाला पोर्शन था, तो वो और थ्योरी वाला जो पेपर 2 का पार्ट है वो सब मैंने किया। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद ही आई स्टार्टेड, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली आप आंसर राइटिंग और रिवीजन अपना प्लान कर सकते हैं उस तरीके से। That's it. Thank you.